नमस्कार। आज हम फिर से बैठे हैं इस हफ्ते के सामयिकी डाइजेस्ट यानी 19 से 25 अक्टूबर 2025 की गहराइयों में उतरने के लिए। बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि इसमें जो अहम मुद्दे छिपे हैं उन्हें परत दर परत खोलें और समझें कि इनका हमारे लिए क्या मतलब है। हाँ, तो आज हम कई क्षेत्रों पर बात करेंगे। जी, जैसे राजव्यवस्था, शासन, फिर अर्थव्यवस्था पर भी नजर डालेंगे, पर्यावरण, विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और हाँ, कुछ सामाजिक और सुरक्षा से जुड़े पहलू भी। बहुत कुछ है कवर करने के लिए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शासन और वैश्विक संस्थाओं की बात करते हैं। ठीक है, तो इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र यूएन ने अपने 80 साल पूरे किए। ये एक बड़ा मील का पत्थर है। 80 साल, काफी लंबा सफर। हाँ, और ऐसे मौकों पर अक्सर होता है यूएन में सुधारों की बात फिर से तेज हो गई है। खासकर सुरक्षा परिषद मतलब यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए जो भारत की दावेदारी है वो चर्चा में है। हाँ, ये यूएनएससी सुधार की मांग तो खैर पुरानी है। भारत तो कई दशकों से ये आवाज उठा रहा है, पर इस बार कुछ खास। देखिए, बात यह है कि आज की दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाली दुनिया से बिल्कुल अलग है। चुनौतियां बदल गई हैं। जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद, नई तरह के जियोपॉलिटिकल तनाव। सही बात है। और यूएन की जो संरचना है, खासकर सुरक्षा परिषद की, वो तो उसी पुराने दौर की शक्तियों के हिसाब से बनी थी। बिल्कुल। आज शक्ति संतुलन बदल चुका है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश वो अब वैश्विक मंच पर कहीं ज्यादा अहम हैं। हाँ, तो भारत और G4 के बाकी देश ब्राजील, जर्मनी, जापान यही कह रहे हैं कि यूएनएससी को आज की हकीकत दिखानी चाहिए। बिल्कुल, ताकि वो ज्यादा प्रभावी बन सके, ज्यादा प्रातिनिधिक हो और उसकी वैधता भी बढ़े। और भारत की जो दावेदारी है स्थायी सीट के लिए, उसका आधार क्या है? मतलब सिर्फ बढ़ती आबादी और अर्थव्यवस्था? नहीं, सिर्फ वो नहीं। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, यूएन के शांति अभियानों में हमेशा से बड़ा योगदान रहा है। हाँ, ये तो है। और विकासशील देशों की आवाज भी भारत मजबूती से उठाता रहा है। तो स्थायी सदस्यता से न सिर्फ भारत की भूमिका को एक पहचान मिलेगी, बल्कि सुरक्षा परिषद के फैसलों में एक ज्यादा व्यापक नजरिया भी आएगा। पर चुनौतियां तो होंगी इसमें, वो वीटो पावर वगैरह। हाँ, चुनौतियां हैं। P5 देशों का वीटो पावर एक बड़ा मुद्दा है और कुछ क्षेत्रीय समीकरण भी हैं जो इन सुधारों की राह में मुश्किल पैदा करते हैं। समझ गया। अच्छा, ये तो हुई वैश्विक बात। अब जरा देश के अंदर आते हैं। शासन का एक और पहलू, न्यायपालिका और ये लंबित मामले। एक आंकड़ा आया है, 8.8 लाख निष्पादन याचिकाएं लंबित हैं। हाँ, और ये आंकड़ा वाकई चिंताजनक है। 8.8 लाख? ये निष्पादन याचिकाएं होती क्या हैं ठीक से? देखिए, निष्पादन याचिका वो होती है, मान लीजिए कोर्ट ने आपके हक में फैसला सुना दिया। हाँ। लेकिन उस फैसले को लागू करवाने के लिए, मतलब उसका असल फायदा लेने के लिए आपको फिर से कोर्ट जाना पड़ता है। वो अर्जी ही निष्पादन याचिका है। अरे बाप रे, मतलब केस जीतना एक बात और उसका फल मिलना दूसरी लड़ाई। बिल्कुल। जरा सोचिए, 8.8 लाख मामले ऐसे हैं जहां लोग जीतकर भी इंतजार कर रहे हैं। इसका असर क्या होता होगा फिर व्यवस्था पर? असर बहुत गहरा है। पहला तो न्याय में भयानक देरी, दूसरा लोगों का भरोसा कम होता है। अगर कोर्ट का आदेश लागू ही नहीं होगा तो लोग कोर्ट क्यों जाएंगे? सही बात है। तीसरा, इसका आर्थिक असर भी है। बिजनेस डील्स रुकी रहती हैं, पैसों की रिकवरी नहीं हो पाती। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी बुरा है। और सबसे बड़ी बात, ये सीधे सीधे कानून के शासन मतलब रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। न्यायिक सुधार की बातें तो बहुत होती हैं, पर यह आंकड़ा दिखाता है कि सुधार प्रक्रिया के आखिरी सिरे तक पहुंचने चाहिए। शासन से ही जुड़ा एक और दिलचस्प अपडेट है, ICAI यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इंस्टीट्यूट। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उन्होंने अपनी आचार संहिता बदली है। अब CAS को सीमित विज्ञापन की अनुमति होगी। ये बड़ा बदलाव है क्योंकि अब तक तो विज्ञापन पर रोक थी। हाँ, ये काफी बड़ा बदलाव है। और इसने वो बहस फिर छेड़ दी है, नैतिकता बनाम व्यवसायीकरण। वही तो, क्योंकि CA जैसे प्रोफेशन तो भरोसे पर चलते हैं। क्या विज्ञापन से वो गरिमा कम नहीं होगी? यही परंपरागत सोच रही है कि विज्ञापन से ध्यान सेवा की गुणवत्ता से हटकर मार्केटिंग पर चला जाएगा। शायद झूठे दावे भी हों। पेशे की गरिमा का सवाल उठता है। लेकिन दूसरी तरफ, क्या इससे पारदर्शिता नहीं बढ़ेगी? कंपटीशन, शायद छोटे फर्म्स को भी मौका मिले। बिल्कुल, यही तर्क पक्ष में दिया जा रहा है कि अगर विज्ञापन सीमित और मर्यादित हो तो क्लाइंट्स को पता चल सकता है कि कौन सी फर्म किस चीज में स्पेशलाइज करती है। अच्छा। इससे एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ सकता है,
जिससे शायद क्लाइंट्स को बेहतर सेवा मिले। खासकर नई या छोटी फर्म्स जिनके पास बड़ा नेटवर्क नहीं होता, उन्हें अपनी पहचान बनाने में मदद मिल सकती है। पर मुश्किल ये होगी कि सीमित की परिभाषा क्या हो और इसे लागू कैसे किया जाए। एकदम चुनौती यही है, कहीं ये सिर्फ मार्केटिंग की रेस ना बन जाए। ये GS4 एथिक्स में जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, उससे सीधा जुड़ता है। कैसे आप व्यावसायिक हितों और पेशेवर मूल्यों में संतुलन बनाते हैं। चलिए अब अर्थव्यवस्था वित्त की तरफ चलते हैं। एक बड़ी खबर है पब्लिक सेक्टर बैंकों माने PSB की लीडरशिप रिफॉर्म से जुड़ी। हाँ, ये भी अहम है। सरकार ने बैंकों के टॉप पद जैसे MD और CEO अब निजी क्षेत्र के अनुभवी लोगों के लिए भी खोल दिए हैं। मकसद है दक्षता बढ़ाना। इसके पीछे क्या सोच है? मुख्य तर्क ये है कि प्राइवेट सेक्टर से जो लीडर्स आएंगे वो अपने साथ शायद नया नजरिया, मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस और ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच लेकर आएं। इससे सरकारी बैंकों की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों सुधर सकती हैं। पिछले कुछ सालों में PSB ने कई चुनौतियां झेली हैं, खासकर NPS को लेकर। तो उम्मीद है कि बाहर की प्रतिभा इन बैंकों को और ज्यादा कम्पेटिटिव बना पाएगी। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या इसमें कुछ चुनौतियां नहीं है? जैसे सरकारी बैंक का कल्चर अलग होता है, प्राथमिकताएं अलग होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्या प्राइवेट सेक्टर से आए लीडर PSB के उस कल्चर से तालमेल बिठा पाएंगे जहां सोशल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे लक्ष्य भी होते हैं? हाँ, ये बात तो है। फिर उनके सैलरी पैकेज, इंसेंटिव्स, वो भी सरकारी ढांचे से अलग हो सकते हैं, जिससे अंदर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। और सरकारी दखलंदाजी या ब्यूरोक्रेसी की धीमी रफ्तार से भी उनका सामना हो सकता है। तो ये सिर्फ मैनेजमेंट बदलना नहीं, बल्कि एक गहरा बदलाव है। हाँ, ये एक तरह का सांस्कृतिक और संरचनात्मक बदलाव की कोशिश है। इसके नतीजे मिले जुले हो सकते हैं। इसे बैंकिंग सेक्टर में जो बड़े सुधार चल रहे हैं, उसी के हिस्से के तौर पे देखना चाहिए। अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा एक और रेगुलेटरी कदम RBI का। हाँ, उन्होंने OTC मतलब ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स के लिए एक यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर UTI अनिवार्य कर दिया है। ये थोड़ा टेक्निकल है, सरल शब्दों में क्या है ये? हाँ, थोड़ा टेक्निकल तो है। देखिए, OTC डेरिवेटिव्स वो फाइनेंशियल सौदे होते हैं जो दो पार्टियों के बीच सीधे होते हैं, मतलब किसी स्टॉक एक्सचेंज जैसे सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर नहीं। अच्छा, ये बहुत बड़े बाजार होते हैं, लेकिन इनमें पारदर्शिता की कमी हो सकती है। UTI अनिवार्य करने का मतलब है कि हर बड़े OTC सौदे को एक यूनिक कोड दिया जाएगा, जैसे हम सबका आधार नंबर होता है ना। हाँ, कुछ वैसा ही, हर बड़े सौदे के लिए एक यूनिक ID। अच्छा। तो इससे रेगुलेटर को नजर रखने में आसानी होगी। फायदा क्या? बिल्कुल, इससे RBI और दूसरे रेगुलेटर्स आसानी से ट्रैक कर पाएंगे कि कौन कितना बड़ा सौदा कर रहा है, किस तरह का रिस्क ले रहा है। इससे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी। अगर कोई एक बैंक या कंपनी बहुत ज्यादा जोखिम ले रही है, तो रेगुलेटर को समय पर पता चल जाएगा और वो जरूरी कदम उठा सकेंगे। ये 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से सीखा गया एक सबक है, जहां OTC डेरिवेटिव्स की अपारदर्शिता ने संकट को बढ़ाया था। हाँ, वो तो था। तो UTI लागू करना एक तरह से वैश्विक मानकों के अनुरूप भी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। और RBI सिर्फ रेगुलेशन ही नहीं, इनोवेशन को भी बढ़ावा दे रहा है। हार्बिंजर 2025 हैकाथॉन का भी जिक्र है। ये तो बड़ा पॉजिटिव लगता है। हाँ, ये RBI की काफी अच्छी पहल है। हार्बिंजर मतलब अग्रदूत। इस हैकाथॉन के जरिए RBI फिनटेक कंपनियों, इनोवेटर्स, डेवलपर्स को एक मंच दे रहा है। किस लिए? ताकि वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की जो मौजूदा चुनौतियां हैं, उनके लिए नए क्रिएटिव सॉल्यूशंस बना सकें, जैसे डिजिटल पेमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फ्रॉड डिटेक्शन, ऐसे कई एरिया हो सकते हैं। अच्छा, ये दिखाता है कि RBI टेक्नोलॉजी को सिर्फ रेगुलेट करने के नजरिए से नहीं देख रहा, बल्कि उसे फाइनेंशियल सेक्टर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने को भी बढ़ावा दे रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए अब पर्यावरण और संसाधनों की ओर मुड़ते हैं। ई-कचरा आंकड़ा डराने वाला है। 2023-24 में 1.75 मिलियन टन ई-कचरा भारत में। हाँ, 1.75 मिलियन टन, ये बहुत ज्यादा है। कचरे का पहाड़ सच में। और इसी से जुड़ा एक शब्द सुनने में आ रहा है, शहरी खनन या अर्बन माइनिंग। ये क्या चीज है? शहरी खनन, अर्बन माइनिंग, ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है हमारे शहरों में जो ये ई-कचरा जमा हो रहा है, पुराने फोन, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज वगैरह, हाँ, उनसे कीमती धातुएं और दूसरी काम की चीजें निकालना। असल में हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में सोना, चांदी, तांबा, पैलेडियम, कोबाल्ट जैसी कई कीमती धातुएं होती हैं। क्या बात है! मतलब कचरे में खजाना छिपा है। बिल्कुल।
बस उसे सही और सुरक्षित तरीके से निकालने की जरूरत है। तो इसका महत्व क्या है? क्यों करें ये शहरी खनन? महत्व बहुत है। पहला, हमारी संसाधन सुरक्षा बढ़ती है। हमें इन धातुओं के लिए पारंपरिक खनन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है। दूसरा, ये लैंडफिल में जाने वाला खतरनाक कचरा कम करता है, जिससे पर्यावरण को फायदा होता है। और तीसरा और शायद सबसे अहम, ये चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। मतलब लो बनाओ फेंको वाले मॉडल से हटकर कम करो, दोबारा इस्तेमाल करो, रिसाइकिल करो पर जोर देना, कचरे को एक संसाधन की तरह देखना। ये तो बहुत अच्छा विचार है, पर चुनौती क्या है इसमें? चुनौती है ई कचरे का सही कलेक्शन और उसकी सुरक्षित प्रोसेसिंग का एक सिस्टम बनाना, क्योंकि इसमें खतरनाक पदार्थ भी होते हैं। तो अनौपचारिक सेक्टर में जो रिसाइकलिंग होती है वो खतरनाक हो सकती है। समझ गया। और संसाधनों से ही जुड़ा एक और टॉपिक, भारत की महत्वपूर्ण खनिज रणनीति, क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटेजी। कुछ खनिजों को महत्वपूर्ण या क्रिटिकल क्यों कहते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स वो खनिज होते हैं जो देश की इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जिनकी सप्लाई या तो सीमित है या कुछ ही देशों में मिलती है, या फिर जिनकी सप्लाई चेन में रुकावट आने का खतरा रहता है। अच्छा, जैसे वो खनिज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के लिए, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भी। मतलब भविष्य की टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी इन्हीं पर निर्भर है और इनकी सप्लाई चेन पर सबकी नजर है। बिल्कुल। तो भारत को अपनी अलग रणनीति की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत तेजी से ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे लक्ष्यों के लिए इन खनिजों की भरोसेमंद सप्लाई बहुत जरूरी है। अभी हम इनमें से कई के लिए आयात पर, खासकर चीन जैसे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो ये रणनीति इन खनिजों की देश में खोज, खनन, प्रोसेसिंग को बढ़ाने और साथ ही विदेशों में भरोसेमंद स्रोतों से सप्लाई पक्की करने पर फोकस करती है। ये सिर्फ आर्थिक जरूरत नहीं, अब एक जियोपॉलिटिकल जरूरत भी बन गई है। ठीक है, चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा की तरफ देखते हैं। एक अच्छी खबर है, भारत नाइजीरिया IIT कैंपस पहल। हाँ, ये काफी सकारात्मक पहल है। भारत नाइजीरिया में IIT कैंपस खोलने में मदद कर रहा है। ये एजुकेशन डिप्लोमेसी का बढ़िया उदाहरण है ना? निश्चित रूप से ये दक्षिण सहयोग मतलब साउथ साउथ कोऑपरेशन का बेहतरीन उदाहरण है। भारत अपनी हायर एजुकेशन, खासकर इंजीनियरिंग और टेक में जो उसकी एक्सपर्टीज और ब्रांड वैल्यू है, उसे अफ्रीकी देशों के साथ साझा कर रहा है। इससे नाइजीरिया को क्या फायदा होगा? नाइजीरिया को अपने यहाँ टेक्निकल टैलेंट डेवलप करने में मदद मिलेगी, जो उनके आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। और भारत के लिए ये नाइजीरिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करता है और अफ्रीका में भारत की सॉफ्ट पावर यानी सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभाव को बढ़ाता है। हाँ, शिक्षा वाकई एक पुल का काम कर सकती है। बिल्कुल। और वैश्विक मंच पर भारत की एक और उपलब्धि, भारत को COP10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष फिर से चुना गया है। ये खेलों में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को का कन्वेंशन है। हाँ, ये भारत के लिए सम्मान की बात है और दिखाता है कि ग्लोबल स्पोर्ट्स गवर्नेंस में भारत की भूमिका बढ़ रही है। एंटी डोपिंग कन्वेंशन खेलों को साफ सुथरा रखने के लिए एक अहम वैश्विक कोशिश है। तो इस पद पर चुने जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्लीन स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में भारत की कोशिशों और उसकी प्रतिबद्धता को पहचानता है। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों को बनाने में भारत के प्रभाव को भी दिखाता है। अब आते हैं एक सामाजिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर, रिवर्स ब्रेन ड्रेन योजना। हाँ, प्रतिभा वापसी। सरकार कोशिश कर रही है कि विदेशों में बसे प्रतिभाशाली भारतीय वापस देश आएं। क्या मकसद है इसके पीछे? मुख्य मकसद है भारतीय डायस्पोरा, खासकर विदेशों में काम कर रहे टॉप साइंटिस्ट्स, रिसर्चर, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, उनके ज्ञान, कौशल और अनुभव का फायदा देश के विकास के लिए उठाना। अच्छा। उन्हें वापस लाकर भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D इकोसिस्टम को, शिक्षण संस्थानों और इंडस्ट्रीज को मजबूत करने की सोच है। ये जो ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन होता है, उसे ब्रेन गेन यानी प्रतिभा लाभ में बदलने की कोशिश है। विचार तो बहुत अच्छा है, पर क्या इतना आसान है? उन्हें वापस लाने और यहाँ रोकने के लिए क्या सिर्फ अपील काफी है? नहीं, सिर्फ अपील काफी नहीं है। इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। सरकार कुछ योजनाएं चला भी रही है, जैसे वाजरा स्कीम है, जो विदेशी वैज्ञानिकों को भारतीय संस्थानों में काम करने के लिए आकर्षित करती है। लेकिन चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां हैं
क्या हम उन्हें विदेशों जैसा रिसर्च का माहौल, फंडिंग और ब्यूरोक्रेसी से मुक्त कामकाज का तरीका दे पा रहे हैं? क्या उनके लिए यहाँ पर्याप्त और आकर्षक मौके हैं? इन सवालों का जवाब ही इस योजना की सफलता तय करेगा। मतलब सिर्फ बुलाना काफी नहीं, उनके लिए सही माहौल और मौके भी बनाने होंगे। एकदम। और आखिर में सुरक्षा के नजरिए से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अरुणांक। हाँ, बीआरओ का प्रोजेक्ट। हाँ, सीमा सड़क संगठन का। ये अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। प्रोजेक्ट अरुणांक स्ट्रेटेजिक नजरिए से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है और ये इलाका संवेदनशील रहा है। तो बीआरओ क्या कर रहा है इस प्रोजेक्ट में? बीआरओ इस प्रोजेक्ट के तहत मुश्किल पहाड़ी इलाकों में हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कें, पुल और शायद सुरंगें भी बना रहा है। इसके फायदे दोहरे हैं। एक तो वहां रहने वाले लोगों के लिए कनेक्टिविटी बेहतर होती है, जिससे उनका आर्थिक सामाजिक विकास होता है। दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी, इससे सेना और सुरक्षा बलों की आवाजाही आसान और तेज होती है, जिससे सीमा सुरक्षा मजबूत होती है। बिल्कुल। सीमा पर अच्छी सड़कें बनाना सिर्फ विकास नहीं है, ये सुरक्षा की पहली दीवार खड़ी करने जैसा है। ये सरकार का जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बड़ा प्रोग्राम है, उसी का एक अहम हिस्सा है। समझ गया। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे, हमने यूएन सुधारों की वैश्विक मांग देखी, तो देश में न्यायिक निष्पादन की चुनौती भी। हाँ, आईसीआई में विज्ञापन की अनुमति पर नैतिकता का सवाल है, तो पीएसबी में निजी नेतृत्व से दक्षता की उम्मीद। आरबीआई एक तरफ यूटीआई से पारदर्शिता ला रहा है, तो दूसरी तरफ हार्बिंजर से इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है। सही। पर्यावरण में ई कचरे से निपटने के लिए शहरी खनन की बात है और भविष्य के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की रणनीति बन रही है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाइजीरिया में आईआईटी कैंपस है, तो एंटी डोपिंग में भारत की भूमिका बढ़ रही है। और देश के अंदर रिवर्स ब्रेन ड्रेन और प्रोजेक्ट अरुणांक जैसी कोशिशें जारी हैं। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? देखिए, अगर हम इन सभी अलग अलग कड़ियों को जोड़ें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। भारत एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ वो अपनी अंदरूनी चुनौतियों से निपट रहा है, चाहे वो संस्थागत दक्षता हो जैसे न्यायपालिका या पीएसबी, या संसाधन प्रबंधन हो जैसे ई कचरा या खनिज, या फिर प्रतिभा का प्रबंधन हो जैसे रिवर्स ब्रेन ड्रेन। हाँ। और वहीं दूसरी तरफ वो वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को लगातार मजबूत और बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो यूएन जैसे मंच पर सुधार की बात हो, या नाइजीरिया जैसी द्विपक्षीय साझेदारी हो, या एंटी डोपिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को आकार देना हो। तो एक कनेक्शन दिखता है इन दोनों में। हाँ, एक स्पष्ट कनेक्शन है। भारत की जो घरेलू क्षमताएं हैं और जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, वो एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। देश अंदर से जितना मजबूत होगा, वैश्विक मंच पर उसकी आवाज और इसका प्रभाव उतना ही वजनदार होगा। ये बहुत सटीक विश्लेषण है। घरेलू मजबूती ही वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का आधार है। और इसी विचार के साथ हम आज का ये गहन मंथन यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। ये सोचते हुए कि न्यायिक सुधार, खासकर फैसलों को लागू करवाने में तेजी और प्रतिभा वापसी यानी रिवर्स ब्रेन ड्रेन जैसी कोशिशों पर जोर दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है, भारत की घरेलू व्यवस्थाओं और क्षमताओं में सुधार उसके बड़े वैश्विक लक्ष्यों जैसे यूएनएससी की स्थायी सीट हासिल करना, इनको पाने की संभावनाओं को सीधे तौर पर कितना और कैसे प्रभावित कर सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।